बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के जो लर्निंग आउटकम्स हैं इसमें हम दो चीज़ें शामिल करेंगे। एक तो आपको सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट याद हो जाए, और सेकेंडली सैंडविच थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत अहम रिज़ल्ट है उसका प्रूफ जो है वो आप अटैम्प्ट कर सकें। यानी कि हमारे टॉपिक नंबर 1.5.7 और 1.5.8 इस वक्त स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। यही दोनों को तैयार करना जो है वो मकसद होगा इस लेक्चर का। तो बात शुरू करते हैं, स्टेटमेंट कैसे याद करनी है और सैंडविच थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेटा, लफ्ज़ सैंडविच से आप वाकिफ़ हैं, जैसे कि एक ये फूड आइटम भी है और उसमें दो ब्रेड के जो लेयर्स हैं, जो दो ब्रेड के जो पीसेस हैं, उनके दरमियान एक फिलिंग की जाती है किसी तीसरी चीज़ की। तो यही मीनिंग रखता है ये लफ्ज़ सैंडविच, कि दो चीज़ों के दरमियान तीसरी चीज़ का मौजूद होना। बाज़ औक़ात इसे हम स्क्वीज़ के टर्म के साथ भी बोलते हैं, बल्कि इस थ्योरम का दूसरा नाम स्क्वीज़ थ्योरम भी है। तो यहाँ पे भी तीन फंक्शंस का ज़िक्र होगा और उनमें से एक जो है वो उन दो के बीच स्क्वीज़ बनेगा, मीन्स सैंडविच बनेगा। स्टेटमेंट आपके सामने इस वक्त मौजूद है रिटन फॉर्म में। लेट f, g and h be functions such that f of x is less than or equal to g of x and g of x is less than or equal to h of x for all the numbers x in some open interval containing c except possibly at c itself। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा आसान अल्फाज में बोलता हूँ कि हमारे पास तीन फंक्शंस होंगे, इनमें से एक सबसे छोटा होगा, एक सबसे बड़ा होगा और एक जो उनके दरमियान सैंडविच बना हुआ होगा। तो अगर इस रिलेशन में आपके पास तीन फंक्शंस मौजूद हैं, अब C कोई ऐसा पॉइंट है जिसको अप्रोच करने पे इनमें से जो सबसे छोटा फंक्शन है जो सबसे पहला फंक्शन है, जैसे यहाँ पे f ऑफ x है, अगर उस फंक्शन के लिए जब x C को अप्रोच करता है और इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू L मिल रही है, और ऐसा ही h के लिए है कि जब h ऑफ x फंक्शन के लिए x C को अप्रोच करता है और उसका जवाब भी L है, तो तब हम नतीजा ये निकालेंगे। देखिए, इससे पहले जितना कुछ मैंने बोला ये वो कंडीशंस हैं जो ज़रूरी हैं कि पूरी हों। मैं एक बार फिर से बोल दूं, क्या कुछ होना चाहिए। फंक्शंस तीन हों, उनमें ऐसा कोई रिलेशन जो है वो मौजूद हो कि कोई एक छोटा और कोई एक सबसे बड़ा और एक दरमियान में। सबसे पहले वाले का किसी एक नंबर को अप्रोच करने पे जो जवाब आए, आखिरी वाले का भी उसी नंबर को अप्रोच करने से वही जवाब आना चाहिए। तब हम ये नतीजा निकालते हैं कि दरमियान वाले का उसी नंबर के अप्रोच करने पे वही जवाब मान लिया जाएगा विदाउट अप्लाइंग लिमिट अप्लाई किए बग़ैर हम उसे वही वैल्यू असाइन करेंगे जो फर्स्ट और लास्ट वाले को मिली है। ठीक है, तो बेटा ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी है और आपके पेपर में ये थ्योरम, आपके सिलेबस में ये थ्योरम सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक है और शॉर्ट में अक्सर पूछ लिया जाता है स्टेट सैंडविच थ्योरम, तो आपको इसकी स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। लॉन्ग में अगर ये क्वेश्चन आए तो बेटा इसका प्रूफ हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये इस तरह से आ सकता है, वो कहेगा स्टेट सैंडविच थ्योरम एंड प्रूव दैट इफ़ थीटा इज़ मेजर्ड इन रेडियन देन लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका प्रूफ पूछा जाएगा। ये जो रिज़ल्ट मैं नीचे जिसकी बात कर रहा हूँ ये सैंडविच थ्योरम नहीं है, बल्कि ये सैंडविच थ्योरम की एक एप्लीकेशन कह लें कि इसको प्रूफ करने के लिए सैंडविच थ्योरम को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको इसके प्रूफ की तरफ लेके चलता हूँ
जो बहुत अहम केस है, और इस जी बेटा, यहाँ पे स्टेटमेंट ये आएगी, अगर साथ में वो कहता है स्टेट सैंडविच थ्योरम तो वो अलहदा बात है। बहरहाल इस क्वेश्चन के लिए ये कहा जाएगा कि इफ़ थीटा इज़ मेड इन रेडियन देन प्रूव दैट लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज थीटा अप्रोचेस टू 0 इज़ इक्वल टू 1। तो मेन चीज़ क्या है बेटा जी, कि इसकी डायग्राम कैसे बनानी है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक लाइट से कलर में सर्कल बनाया है, और वो यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल आप जानते हैं किसे कहते हैं, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो, ठीक है। इसलिए हमने लिखा कंसिडर अ यूनिट सर्कल हैविंग सेंटर एट पॉइंट ओ, और ओ ए और ओ बी 1 है, ठीक है। फिगर बनाने की तरतीब को ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल तो किया है। अब ज़रा इस हिस्से पे ख़ास ध्यान कीजिए। जब आपके पास एक सर्कल है, उसके बाद आप उसके एक सेक्टर को हाईलाइट कर लें, जिसके लिए मैंने रेड कलर्स का इस्तेमाल किया है। ए ओ बी इज़ अ सेक्टर ऑफ सर्कल। एज यू नो, सेक्टर मीन सम पोर्शन ऑफ द सर्कल, सर्कल का कोई हिस्सा, कोई टुकड़ा जो सेंटर तक मौजूद हो, अपना वजूद रखता हो। तो ए ओ बी इस वक्त एक सेक्टर है। उसके बाद इस पॉइंट बी को ए के साथ स्ट्रेट लाइन से मिला दें, जो कि आपको ग्रीन कलर के साथ इस वक्त बनी हुई नज़र आ रही है। तो ऐसा करने से अब हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई है। अब ए ओ बी एक ट्रायंगल है, और आपको ये भी वाज़ेह हो गया होगा कि ये ट्रायंगल जो है ये छोटी है किससे, सेक्टर से। सेक्टर बड़ा हिस्सा था, और अब उसके अंदर एक और पोर्शन पे हम बात कर रहे हैं। इससे अगला हिस्सा ये है बेटा जी कि आपने पॉइंट ए, जो कि सर्कल का पॉइंट है, बी भी सर्कल का पॉइंट है, इनमें से किसी पॉइंट पे टेंजेंट लाइन बनानी है। आपको पता है टेंजेंट लाइन क्या होती है? ये ऐसी लाइन होती है जो किसी कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे। तो यहाँ पे मैंने वो पॉइंट ए पे टेंजेंट बनाया है। ये टेंजेंट इस तरह से ड्रा कीजिए कि ये जो ओ बी वाली लाइन को अगर हम एक्सटेंड करें तो उसे पॉइंट डी पे मिल जाए। ठीक है, बात समझ आ गई है। ये भी ग्रीन कलर्स के साथ आपको लाइंस नज़र आ रही हैं। एक डॉटेड लाइन जहाँ पे मैंने शो की है, फ़िलहाल उस पर बात नहीं कर रहा, वो हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी, उसे मैं आपको फिर वहाँ पे समझाता हूँ। अब जो फिगर आपको इस वक्त नज़र आ रही है, इस फिगर का रोल भी आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें सबसे छोटी फिगर ट्राइंगल है। देखिए, सर्कल को फर्दर हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये कॉन्सेप्ट सर्कल का रखने के लिए कि ओ ए और ओ बी रेडियस हैं, इसलिए मैंने सर्कल शो किया। आप टेक्स्ट बुक पे देखेंगे तो सर्कल शो नहीं हो रहा, इसलिए कुछ बच्चों को वहाँ से इस फिगर को समझने में मुश्किल आती है, इसलिए मैंने ये बनाया। और आप बना लीजिए डॉटेड लाइन के साथ, या लाइट सा उसको शो कर लें हल्का सा, बस उसका आइडिया आपको मिलता रहे। अच्छा जी, इस वक्त इस फिगर के साथ हमें ये बात वाज़ेह है कि सबसे छोटी ट्राइंगल एक ऑब्लिक ट्राइंगल है, और वो है ए ओ बी। उससे बड़ी एक फिगर यहाँ पे सेक्टर है, इस सर्कल का एक पोर्शन है, वो भी ए ओ बी है। और सबसे बड़ी ट्राइंगल है जो कि राइट ट्राइंगल है, एंड दैट इज़ ए ओ बी। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको लिखने की कोशिश की है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। देखिए बेटा, जब आप राइट ऑब्लिक ट्राइंगल लिख रहे हैं तो आप इस तरह उसको शो कर सकते हैं, लेकिन जब आप राइट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो वो आप या तो इस तरह से बनाएं, या फिर आप उसे इस तरह से बनाएं। मैं मीन उसमें एक एंगल 90 का बन भी रहा हो, कि वो लगे भी कि वो राइट ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो इक्वेशन 1 लिखी है, इसमें आपको मैंने ये कहा है कि फिगर से ये क्लियर है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए ओ बी इज़ लेस दैन एरिया ऑफ द सेक्टर ए ओ बी, एंड एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इज़ लेस दैन एरिया ऑफ ट्राइंगल राइट ट्राइंगल ए ओ डी। अब आगे का काम क्या है?
कि इस इक्वेशन 1 में जो आपने रिज़ल्ट्स लिख लिए हैं उनके लिए आपको डाटा कलेक्ट करना है। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी का रिज़ल्ट पता होना चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर एंड देन एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये तीनों हिस्से मैंने अलहदा से किए हैं जी। और इसमें इसी बड़ी जो फिगर है इसके जो पार्ट्स की ज़रूरत पड़ी है वो मैंने अलहदा से साथ में बनाए हैं। ये देखिए ए ओ बी, जैसे कि आपको बताया कि एक ऑब्लिक ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल का एरिया निकालने का फार्मूला जो हम सिंपल से जानते हैं वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो ऑब्लिक ट्राइंगल में ये वाज़ह नहीं हो पाएगा कौन बेस है कौन अल्टीट्यूड है। तो हमें पॉइंट बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। ये यहाँ पे भी डॉटेड लाइन से मैंने शो किया। बी सी जो लाइन आपको नज़र आ रही है डॉटेड सी, ये हमें बाद में ज़रूरत पड़ी है इसलिए मैंने उसे डॉटेड लाइन से बनाया। तो बेटा ये देखें, बी से हम अल्टीट्यूड ड्रॉप कर रहे हैं ओ सी पे और उसका नाम है बी सी। अब अगर बी सी अल्टीट्यूड है तो डेफिनेटली ओ ए जिस पे ये अल्टीट्यूड ड्रॉप किया है दैट साइड विल प्ले अ रोल ऑफ बेस। सो फार्मूला में बेस की जगह ओ ए और अल्टीट्यूड की जगह बी सी लिखा, इसको मैंने 1 का मार्क किया। ओ ए की वैल्यू तो हमें पता है 1 लिख सकते हैं, बी सी के लिए हम वर्क करना है। तो ये जो दोबारा से मैंने एक छोटी सी ट्राइंगल निकाली, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद जो हमें राइट ट्राइंगल वाला पोर्शन मिला, क्या है ये, सी ओ बी। मैंने लिखा इन राइट ट्राइंगल सी ओ बी एज वी नो साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइप। आप जानते हैं बेटा साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइप होता है। अच्छा बच्चे जहाँ पे ये कहते हैं सर अचानक से आपने साइन पे क्यों बात कर ली, देखिए बेटा इस ट्राइंगल सी ओ बी में देखिए बी सी या सी बी वो साइड है जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जिसके लिए हम काम करना चाह रहे हैं। ओ सी हमें नहीं पता कि ओ सी कितनी है, ओ बी इसकी वैल्यू 1 है। जब भी कभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को इन्वॉल्व करते हैं कैलकुलेशंस में तो हमेशा एक वो साइड इन्वॉल्व की जाती है जो अननोन हो, जिसे मालूम करना हो, और एक वो इस्तेमाल की जाती है जिसकी कीमत पता हो। तो जिसकी कीमत पता करनी है वो कौन है, वो है परपेंडिकुलर, और जिसका पता है दैट इज़ हाइप। तो डेफिनेटली मुझे साइन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि साइन ही परपेंडिकुलर और हाइप को रिलेट करता है। तो साइन थीटा की वैल्यू लिखी, साइन थीटा के लिए ये रिज़ल्ट बना परपेंडिकुलर ओवर हाइप से बी सी ओवर ओ बी। बी सी की वैल्यू मालूम करनी है, उसे एक साइड पे निकाला, ओ बी साइन थीटा बना, और ओ बी क्योंकि 1 है तो बी सी की वैल्यू साइन थीटा आ गई। इसे वापस इक्वेशन 1 में दर्ज किया, वहाँ पे ओ ए की जगह पे 1 लिखा। तो इस ट्राइंगल का एरिया हमें मिला 1/2 साइन थीटा। ये एक हिस्सा कंप्लीट हुआ है, ठीक है, इसे आप चेक कर लीजिए। दूसरी ट्राइंगल के एरिया की कैलकुलेशन पे जाते हैं जो कि सबसे बड़ी फिगर है, सबसे जो है वो मेजर पोर्शन है हमारे इस फिगर का। तो वो है राइट ट्राइंगल ए ओ डी। इसमें हमें कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, राइट ट्राइंगल है। अगेन यूजिंग दैट फार्मूला टू फाइंड आउट द एरिया वी विल राइट दैट एरिया इज इक्वल टू 1/2 base into altitude. Here base is OA and altitude is AD, and we know OA is the radius of that circle, so putting that value 1 we are on the step number 2, that area is 1/2 AD. अब हमें इस AD की कैलकुलेशन करनी है बच्चों। उसी तरह से फिर से हमें राइट ट्राइंगल को कंसिडर करना पड़ेगा। अब यहाँ ज़रा पहले आप सोच लें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप इन्वॉल्व करेंगे। AD हमें चाहिए एंड दैट इज़ परपेंडिकुलर। ओ डी अननोन है, ना पता ना है ना पता करना चाहते हैं हम। ओ ए का पता है और वो 1 है और वो बेस है। तो बताइए बेटा परपेंडिकुलर और बेस को कौन रिलेट करेगा। डेफिनेटली आपको याद आएगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेंजेंट की। सो टेन थीटा को लिखा मैंने ए डी ओवर ओ ए, और जहाँ से ए डी की वैल्यू टेन थीटा क्यों मिल गई, क्योंकि ओ ए की जगह पे 1 दर्ज हुआ। अब ये डाटा उठा के इक्वेशन 2 में दर्ज करें, इस ट्राइंगल का एरिया मिला 1/2 टेन थीटा, ठीक है। अब एक चीज़ रह गई हमारी, क्या, सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 9 में आपने एक फार्मूला, एक क्वेश्चन डिराइव किया था, क्वेश्चन में एक फार्मूला डिराइव किया था, और वो क्या था कि सर्कल के सेक्टर का एरिया निकालने का फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। मैंने यही लिखा, वी नो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज़ कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा। और इस केस में हम जिस सेक्टर के एरिया की बात कर रहे हैं उसका एंगल तो थीटा है, उसका सेंट्रल एंगल तो थीटा रेडियन ही है,
लेकिन उसका रेडियस 1 है। सो r की जगह पे 1 दर्ज कीजिए, तो यहाँ से हमें रिज़ल्ट मिला 1/2 थीटा, क्योंकि r की वैल्यू 1 दर्ज होगी। अब ये तीनों चीज़ें उठा के हम 1 में दर्ज कर रहे हैं। याद है आपको 1 क्या थी, जिसमें हमने लिखा था एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज़ लेस दैन एरिया ऑफ सेक्टर AOB एंड इज़ लेस दैन एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD। तो यहाँ पे बेटा जी मैंने वैल्यूज़ दर्ज की हैं। अब इससे आगे के स्टेप्स बहुत सिंपल हैं। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 ख़त्म हो जाएगा डिनोमिनेटर से। उसके बाद इस tan थीटा को मैं थोड़ा सा खोल के लिख रहा हूँ साइन ओवर कॉस। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लीजिए, मैं दोनों साइड्स को डिवाइड करने लगा हूँ साइन थीटा से। मैं थ्रू आउट जिस एक्सप्रेशन को डिवाइड करने लगा हूँ साइन थीटा से। तो इस हिस्से को जब साइन थीटा से डिवाइड किया, यहाँ पे 1 आ गया, थीटा के नीचे साइन थीटा लिखा गया, इधर से साइन कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ, इनइक्वालिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेटा, और वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं याद रखिए। देखिए, अगर a छोटा है b से, तो 1/a बड़ा होगा 1/b से। इस बात को आप सिंपली यूँ भी क्लियर कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं कहूँ 2 इज़ लेस दैन 4, तो आप बिल्कुल मानेंगे इस बात पे कि हाँ जी 2 4 से छोटा है। लेकिन यही रिलेशन ज़रा 1/2 और 1/4 में करके देखिए, क्योंकि 1/2 का मतलब 0.5 है और 1/4 का मतलब 0.25 है। अब बताइए कौन बड़ा है, तो 0.5 इज़ ग्रेटर दैन 0.25, इट मीन्स 1/2 इज़ ग्रेटर दैन 1/4। सादा लफ्ज़ों में यूँ कह लीजिए, जब किसी इनइक्वालिटी में आप रेसिप्रोकल करते हो, रेसिप्रोकल के स्टेप पे जाते हो, तो उससे वो जो रिलेशन है उसका रुख बदल जाता है। लेस देन का साइन ग्रेटर देन के साइन से बदल जाता है, और इसी तरह से ग्रेटर देन का साइन लेस देन के साइन से बदल जाता है। इसी तरह से एक और बात अगले स्टेप में जो हम इस्तेमाल करेंगे वो भी आपको बताता हूँ। तो जहाँ पे देखिए मैंने यही किया कि इसको जो है मैंने साइड्स चेंज कर दी। 1/cos शुरू में आ गया, 1 एंड पे चला गया। थीटा ओवर साइन थीटा दरमियान में था, दरमियान में ही है, लेकिन यहाँ पे इस साइन का रुख आप देखिए चेंज हो चुका है। लेस देन का साइन अब ग्रेटर देन के साथ लिखा हुआ है। इससे आगे हम ये करते हैं, एक और बात यहीं पे आपको समझा दूँ मैं, जगह है लिखने के लिए, और वो ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि a बड़ा है b से, इसका मतलब ये होता है कि b छोटा है a से। यानी कि जब आप इनइक्वालिटी की पोजीशन चेंज करते हो दाएं बाएं, तो इससे क्या होता है, उस रिलेशन का रुख जो है, वो रिलेशन जो है वो चेंज हो जाता है। यही मैंने यहाँ पे किया बेटा। 1/cos थीटा को इधर लाया था, 1 उस साइड पे, इसलिए साइड चेंज हो गया, और यहाँ पे मैंने फिर रेसिप्रोकल कर दिया, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है। कॉस ऊपर चला गया, साइन थीटा ऊपर चला गया, थीटा नीचे आ गया, 1 वैसे ही रह गया। तो देखिए फिर से साइन चेंज हो गए हमारे। अब ये 2 स्टेप्स करने के बाद क्या कुछ किया था, यहाँ पे रिपीट कर दूँ, एक बार साइड्स बदली और एक दफ़ा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में चेंज किया, कह लें रेसिप्रोकल लिया। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं थीटा अप्रोचेस टू 0 इस पे। थ्रू आउट इस एक्सप्रेशन पे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 अप्लाई कर दीजिए। तो तीनों लिमिट्स को, बल्कि फर्स्ट वाली को और लास्ट वाली को ज़रा अलहदा से हल करके देखें। कॉस थीटा में थीटा अप्रोचेस टू 0, थीटा की जगह पे 0 प्लेस करके देखें, जवाब 1 आ रहा है। आखिरी वाले से भी जवाब 1 आ रहा है। तो अब ये वो सिचुएशन है जहाँ पे हम सैंडविच थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं कि हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस ऐसे किसी रिलेशन में मौजूद हैं, जिनमें से एक सबसे छोटा है, एक सबसे बड़ा है, एक दरमियान में है, और सबसे पहले और सबसे आखिरी वाले की लिमिट एक ही नंबर को अप्रोच करने से जवाब बराबर दे रही हैं। तो यहाँ पे हम रेफरेंस यूज़ करेंगे, हम कहेंगे सो बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम हम दरमियान वाले को, दरमियान वाला कौन था, ये हिस्सा साइन थीटा ओवर थीटा, थीटा अप्रोचेस टू 0, तो इस पे भी हम अब लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ उस थ्योरम का रेफरेंस देंगे, क्योंकि पहले और आखिरी का थीटा को 0 के अप्रोच करने से जवाब 1 आ रहा था, तो हम इसके लिए भी यही कहेंगे कि इसका जवाब भी उस नंबर के लिए यही होगा। हम इस पे लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे। ये बेटा एक ट्रिक है। देखिए, ये वो शेप जो नॉर्मली, जो रूटीन पे अगर हम देखें कि हमारा वो नंबर जिसको हमने अप्रोच करना है, अगर हम उसे सब्स्टिट्यूट करें, तो फंक्शन, वो एक्सप्रेशन 0/0 फॉर्म दे रहा था। लेकिन इस तरीक़ा से, इस नया आइडिया से हमने इसको डिफ़ाइंड शेप में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इस रिज़ल्ट को क्वेश्चंस में इस तरह की शक्लों से डिफ़ाइंड वैल्यूज़ हासिल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे।
तो इस लेक्चर का दूसरा मकसद भी पूरा हुआ कि आप इस साइन थीटा ओवर थीटा थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो वाले रिज़ल्ट को प्रूफ कर पाए बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम। याद रखिए इस केस को सिर्फ़ और सिर्फ थीटा की रेडियन मेयर्स के लिए वैलिड कंसिडर किया जाता है, डिग्री मेयर्स के लिए हरगिज़ नहीं। यहाँ पे थीटा जो है वो रेडियन में होगा, ठीक है। तो बेटा अच्छे से इसको याद कीजिए, बहुत अहम क्वेश्चन है, इसका प्रूफ लॉन्ग में आ सकता है 5 नंबर के लिए बड़ी आसानी से, कई बार आ चुका हुआ है। तो आई होप आप इसे बार बार जो है वो तैयार करेंगे और आपको ज़रूर याद हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।